हे गाइस, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल आप लोगों के। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सीए फाउंडेशन लॉ कोर्स के लिए, यानी कि जून में जो आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट आप लोग दे चुके हैं और फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट पर और उसके सॉल्यूशन के ऊपर आज हम लोग करने वाले हैं बात। चलिए, तो नए कोर्स का मॉक टेस्ट है, तो बहुत ध्यान से जिन लोगों ने भी अपने कोर्सेज को खत्म कर लिया है, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, वो मेरे साथ में देखें कि मॉक टेस्ट के क्या क्वेश्चंस थे और आईसीए ने उसके आंसर्स कैसे ड्राफ्ट करके हमको दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमेशा की तरह कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर 7 मार्क का हमारा क्वेश्चन है। कशिश वॉज रनिंग अ बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी सिंस लॉन्ग। बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन अपने पास में है। He sold his business to Naman and promises not to carry on the business of artificial jewelry and real jewelry in the area for a period of next 1 year। भाई ज्वेलरी बिजनेस जो बेचा गया है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बेचा गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये किया है, एग्रीमेंट ये किया है कि आर्टिफिशियल और रियल दोनों तरह की ज्वेलरी जो है वो सेलर अगले 1 साल तक नहीं बेचेगा। आफ्टर 2 मंथ कशिश ओपन शोरूम फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। उसने रियल डायमंड का ज्वेलरी ओपन कर दिया और नमन ने उसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया है फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी बिजनेस एंड इट वाज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन अपने से पूछा है, क्या कशिश इज लायबल टू क्लोज हिज बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब बच्चे लोगों, आप लोग जानते हो कि रेस्ट्रेंट टू ट्रेड सेक्शन नंबर 27 कहता है जो एब्सोल्युटली वॉइड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये कहता है कि आप एक रीजनेबल एग्रीमेंट कर सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं, चाहे फिर वो एरिया वाइज हो, चाहे बिजनेस वाइज हो, चाहे टाइम वाइज हो। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस जो है वो सेल हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट किया है टू स्टॉप रियल डायमंड और आर्टिफिशियल दोनों ही। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी को रेस्ट्रेन करना तो अपने को समझ में आता है कि भाई हाँ ये वैलिड हो सकता है, लेकिन जहां तक बात है अगले 1 साल तक ये वैलिड है, लेकिन रियल डायमंड ज्वेलरी जिसका पुराने बिजनेस से कोई लेना देना है ही नहीं, उस पर रेस्ट्रेन करना वैलिड नहीं होने वाला है। तो बहुत क्लियर कट काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अभी हम लोग आंसर्स भी चेक करेंगे, लेकिन सेक्शन नंबर 27 से हमारा आंसर जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे जाने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट बात कर दें। The paid up share capital of Darshan Photographers Private Limited is ₹1 crore in the form of 50,000 equity share 100 each और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन पे वोटिंग राइट्स नहीं है। अब शेडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग, क्लियर बोल दिया है, देखिएगा 25,000 इक्विटी शेयर इन दर्शन फोटोग्राफर्स लिमिटेड। अब आपसे दो चीजें पूछी हैं। सबसे पहला, क्या होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन यहां पे बन रहा है क्या? बच्चे लोगों को बहुत सीधा कंसेप्ट है। होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत क्लियर कट आपको देके रखा हुआ है, मोर देन हाफ ऑफ दी वोटिंग राइट्स, यानी आधे से ज्यादा, मोर देन 50%। तो आप ध्यान रखिएगा वहां 51 नहीं है, 50% से ज्यादा, ठीक है। 50.5% हो तो भी चलेगा। मैंने क्लास में कई बार आपसे बात की है, मोर देन 50% अगर कंट्रोल कर ले तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनता है, ठीक है। अब यहां 50 में से एग्जैक्ट 25,000 लिए हुए हैं, यानी सिर्फ 50% है, मोर देन 50 नहीं है, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन तो यहां पे बनने वाला नहीं है। बहुत क्लियर मैटर है, हमको पता लग जाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट, क्या आंसर को चेंज करेंगे क्या? अगर 25,000 इक्विटी शेयर लिए होते और 5,000 प्रेफरेंस शेयर होते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर के पास में नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट को ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए यहां प्रेफरेंस का कोई रोल है ही नहीं। ये अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा। अगेन 7 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी आपको दे रखा है, डिफाइन करना है आपको यहां पे सिंपली पार्टनरशिप और नेम द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो एक तो पार्टनरशिप का यहां अपने को देना पड़ेगा डेफिनेशन, साथ में पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होंगे, नेम द एसेंशियल एलिमेंट। तो क्या ये वाला पॉइंट है जहां एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स अपने को यहां पे डालने चाहिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग एमटीपी के सॉल्यूशन से चेक भी कर लेते हैं। चलिएगा, तो यहां से आप लोग देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, जैसा आपको मैंने कहा था, प्रॉपर तरीके से रेस्ट्रिक्शन को आप समझा दीजिए, ट्रेड बिजनेस एनी काइंड ऑफ एक्सटेंड इज वॉइड। साथ में इन्होंने ये भी लिख दिया, बट द रूल इज, अब ये जो रूल है ये है सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। जहां पे ये पॉइंट अपना लगता है, सेल टू गुडविल, क्योंकि पुराना बिजनेस आपने बेचा है, सिमिलर बिजनेस, लोकल लिमिट या रीजनेबल टाइम तक आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बराबर, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए।
अब यहाँ पे उसके बाद में हमने क्वेश्चन को पूरा समझा दिया। क्वेश्चन देखिए पूरा का पूरा इन्होंने समझा दिया है, हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद में एज एक्सेप्शन इज एप्लीकेबल टू सिमिलर बिजनेस ओनली, एग्रीमेंट बिटवीन नमन एंड कशिश विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी। उस पर एप्लीकेबल है ही नहीं है, वैलिड है ही नहीं, इसलिए वो कंटिन्यू कर सकता है। कशिश जो है वो यहाँ पे बिजनेस अपना कंटिन्यू कर सकती है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है ना। होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 2 क्लॉज 87 बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा तरीका, सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन के दोनों ही पार्ट बराबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन वाला और मोर देन 1/2 वाला भी पूरा समझाइए। फिर इन्होंने यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स भी जो रिक्वायर्ड हमारे हैं वो इन्होंने समझाए हैं कि बीओडीज के कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे काउंट नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास में it is to be noted that preference share capital will also be considered अगर voting rights होते। ठीक है, if preference share have some voting right as equity shareholder, कई बार convertible वगैरह वाले में होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके पास में कोई राइट्स नहीं है, तो हमको कंसिडर नहीं करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं पूरा हमने थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिया। दर्शन फोटोग्राफर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट 50% का राइट है, 1/2 है जिससे होने वाला नहीं है। सेकंड का भी आंसर हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि हमको प्रेफरेंस शेयर काउंट ही नहीं करने हैं, डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, तो वो भी काउंट नहीं होंगे। ये आंसर में अपने को दे देना चाहिए था। थर्ड क्वेश्चन देखें, डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास में आ गया, तो सिंपल सेक्शन 4 में आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हुए आ गया। और जहां तक बात करें इसके एलिमेंट्स की, तो ये देखिए एलिमेंट्स का डिटेल पूरा समझाया है यहाँ पे। 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, और लास्ट वाला पॉइंट हमारा म्यूचुअल एजेंसी वाला, बिजनेस बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल, ये अपने को पूरा यहाँ पे समझा देना चाहिए। तो 2 और मोर पर्सन, मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, एग्रीमेंट होना जरूरी है, पूरा हमने पढ़ा हुआ है। बिजनेस का होना जरूरी है, हमने अपने नोट्स में दोनों पॉइंट साथ में किए हुए, बिजनेस एंड एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड है, आप चाहे तो उसको यहाँ पे अलग से कर सकते हैं। और बिजनेस बाय कैरिड ऑन बाय ऑल, ये वाला पूरा पॉइंट भी जो म्यूचुअल एजेंसी का है वो अपने को पूरा लिख देना चाहिए, है ना। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर ऑन एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, दिस इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, पूरी लाइन से बने पड़ी हुई है। देयर शुड बी ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, तो पूरा अच्छी तरह से समझा दीजिए कि any partner who work on the behalf of the firm is agent of the firm and all the remaining partner या firm is also responsible. It is the true test of partnership. पूरा जितना हम बढ़िया लिख सकते हैं, इस आंसर को इन्होंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो बट ऑब्वियस बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए बराबर से, तो बहुत आराम से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देन आते हैं बच्चे लोगों सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पे बात करेंगे फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। Kapil entered into a contract with Rahul to purchase 1000 liter of mustard oil at the price which should be fixed by the Akhilesh। ठीक है भाई, सोगा का क्वेश्चन है। कपिल और राहुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें प्राइस फिक्स करना है थर्ड पार्टी अखिलेश की तरफ से। राहुल ने ऑलरेडी 600 लीटर डिलीवर कर दिया 1000 में से, लेकिन रिमेनिंग 400 जब रेडी टू डिलीवर है, जो थर्ड पार्टी अखिलेश थी उसने प्राइस फिक्स करने से मना कर दिया। अब हम लोग जानते हैं सेक्शन 9-10 में प्राइस डिटर्मिनेशन में हमने पढ़ा है, अगर थर्ड पार्टी प्राइस डिटरमाइन करने से मना कर दे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तब तक कुछ गुड सप्लाई हो गए, सामने वाले ने यूज कर लिए, तो रीजनेबल प्राइस हम लेने वाले हैं। तो राहुल ने कपिल को बोला रिटर्न जो ऑलरेडी आपने डिलीवर कर दिया उसको रिटर्न करने के लिए, और साथ में 400 लीटर का भी मना कर दिया। अब कपिल राहुल पर केस करता है नॉन डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग 400 लीटर का। आप दोनों को एडवाइस करिए, तो देखिए बहुत सीधा सीधा सा एडवाइस है, जो 600 लीटर जो है राहुल ने कपिल को ऑलरेडी सप्लाई कर दिए हैं, वो अमाउंट जो है वो तो उसका पैसा तो देना पड़ेगा जो भी रीजनेबल प्राइस है। लेकिन 400 लीटर की जो सप्लाई नहीं की है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी जब मना करती है तो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सेक्शन 9-10 का रेफरेंस से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सोगा डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का क्वेश्चन यहाँ पे देके रखा हुआ है आपको डिटेल के अंदर, बराबर 7 नंबर का क्वेश्चन है। और एलपी जो है वो अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस है, इट इज अ हाइब्रिड है, जिसमें दोनों के बेनिफिट मिलते हैं, लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप भी है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आपको देके रखा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आईसीए ने किस तरीके से किया है वो आप मेरे साथ में जरूर देखें, यहाँ पे जबरदस्त वाला काम हो जाएगा। ये देखें, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये देखिए सेक्शन 9 हमने यहाँ पे समझा दिया। प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, कोई मैनर वैनर डिसाइड कर सकते हैं। अब सेक्शन 10 इसमें पूरा डिटेल है। थर्ड पार्टी के बारे में आपको याद हो तो, जिसमें हमने पढ़ा है कि थर्ड पार्टी जो है वो फिक्स करेगी और नहीं फिक्स किया तो वॉइड हो जाएगा।
लेकिन थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया किसी एक पार्टी ने तो दूसरे से वो डैमेजेस ले सकती है। हाउएवर अगर रिसीव करके आपने गुड्स को अप्रोप्रिएट कर लिया, यूज कर लिया, तो रीजनेबल प्राइस का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। सीधा सीधा हमारा पॉइंट था, वो यहाँ पे फॉलो भी होगा। देन उसके बाद में आप लोग देखें, एग्जाम्पल अपन ने पूरा क्वेश्चन बेस समझा दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन कपिल इज लायबल टू पे रीजनेबल प्राइस 600 लीटर का देना, रिमेनिंग 500 का जो है वो अवॉइड हो सकता है, अपने को ध्यान रखना है। अब अल्ट्रा वायरस का जो मैटर है बच्चे लोगों, वहां आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त काफी डिटेल में दिया है। अल्ट्रा वायरस का सबसे पहले तो हमने मीनिंग बता दिया, अभी बियॉन्ड द पावर्स होता है, और ये तब लगता है जब कंपनी अपने लीगल पावर के बाहर जाके काम करती है, ठीक है। अब द प्री पॉजिटिव दैट, इसका जो पर्पस है वो ये है कि दैट द पावर्स इन देयर नेचर्स आर लिमिटेड। ऑर्डिनरी सिटीजन लॉ परमिट करता है व्हाटएवर डज द लॉ नॉट एक्सप्रेसली फॉरबिड। अब ये लैंग्वेज थोड़ी हमको भारी पड़ सकती है। It is a fundamental rule of company law that the object of company as stated in the memorandum can be departed from only extent permitted by the act, thus and no further। अब ये लैंग्वेज बच्चों को स्टडी मैट का एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है, जो लिखने में आपने को थोड़ा सा भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि आईसीए ने इसको लिखने के साथ साथ आप देखिए और इसका डिटेल इतना दे दिया है, तो ये हमारे लिए करना मुश्किल रहेगा, पर कोई टेंशन नहीं है। मतलब जितना भी मैटर हम लिख करके आएंगे, हमको लगता है एक बढ़िया डिटेल मैटर लिखा जाए तो पूरे में से पूरे नहीं, लेकिन एक अच्छे नंबर लेकर के हम जाएंगे। हाँ, जिनको याद हो सकता है ये वो भले याद करें, बट थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज मुश्किल लगता है। यहाँ जो लिखा गया है तो हमने सिंपल लिख दिया, मीन्स कि अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। फिर हमने सारे बियॉन्ड द पावर समझा दिए। कंपनी के पावर के बाहर अगर है, मेमोरेंडम के पावर के बाहर, मतलब एक्ट के पावर के बाहर इज एब्सोल्युटली इलीगल एंड वॉइड। मेमोरेंडम के बाहर है तो ओनली वॉइड जाएगा। आर्टिकल्स और डायरेक्टर्स के पावर के बाहर है तो इट कैन बी रेटिफाइड, जो इन्होंने आगे जाके यहाँ पे समझाया भी है, ठीक है। फिर हम साथ में अल्ट्रा वायरस में समझा देते हैं कि भाई अल्ट्रा वायरस एक्ट के साथ में कंस्ट्रक्टिव नोटिस का पॉइंट भी समझाओ कि भाई इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द पर्सन हु डील विद कंपनी दे हैव नॉलेज अबाउट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। उसके बाहर अगर कुछ भी हुआ तो इट इज एब्सोल्युटली वॉइड, क्योंकि उसके पीछे भी अल्ट्रा वायरस है। अच्छा, अल्ट्रा वायरस के इफेक्ट्स भी जरूर दो आप इसके अंदर कि वॉइड एब इनिशियो जा रहा है, और इसके अंदर नो पार्टीज हैव राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट ईच अदर, राइट्स भी आपको मिलने वाले नहीं है, तो वो पूरा प्रोविजन जो है वो समझा दीजिए। The act done or a contract made by the party जो beyond the powers है, not only the director but also the company is wholly void। अपने को पता है void agreement से इनऑपरेटिव हो जाएंगे, ये पूरा अपने को यहाँ समझा देना है कि void भी हो जाएंगे, इनऑपरेटिव भी हो जाएंगे। कंपनी कैन बी रेस्ट्रेन फ्रॉम एम्प्लॉइंग फंड, कंपनी ऐसा कोई भी फंड नहीं देगी जो मेमोरेंडम के बाहर हो। इट कैन बी रेस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ ट्रेड डिफरेंट फ्रॉम, जो ऑथोराइज किया है मेमोरेंडम में, उससे बाहर जाके नहीं करेगी, ठीक है। फिर यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत इन्होंने दे दिए हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अब देखो ये जो मैं आपको कह रहा था पब्लिक डॉक्यूमेंट इसको मानना है, यहाँ इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला पॉइंट भी दिया है। वंस डील विद अ कंपनी इज डीम्ड टू नो अबाउट द पावर्स ऑफ द कंपनी, तो बच्चों आप साथ में कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला पॉइंट भी जरूर लगा करके आइए, ठीक है। फिर दो जो मैंने आपको अल्ट्रा वायरस बोले थे, अगर आर्टिकल्स के बाहर है तो उसको रेडिफिकेशन हो सकता है, या डायरेक्टर के पावर के बाहर है लेकिन कंपनी के अगेंस्ट के कंपनी के पावर्स के अंदर है, तो ये भी आप वैलिड बना सकते हो। तो पूरा पॉइंट एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वाले केस का नाम जरूर लेकर करके आइए। तो बहुत डिटेल आंसर आईसीए ने बनाया है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग भी कवर करिए। एलएलपी का जो क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला हम एलएलपी में बेनिफिट लेंगे लिमिटेड लायबिलिटी का, तो वो समझा दो कि भाई एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी, वो एलएलपी का एजेंट है, बाकी पार्टनर्स का नहीं है। सीधा आप समझा सकते हैं द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन लाइक कंपनी। तो आप कंपेयर कर सकते हो, इन केस ऑफ कंपनी मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, एज वेल एज लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लिमिटेड अप टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन इनटू द एलएलपी। आपने को लिखना है। सेम पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी बता दो कि भी इन केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर हैव राइट टू मेक देयर ओन पार्टनरशिप डीड। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी दे कैन प्रोवाइड देयर ओन रूल्स थ्रू एग्रीमेंट्स। तो वो पूरा पॉइंट अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए था, बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में बच्चे लोगों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर आ जाएं तो ANBR partners in ABN company and firm is doing business of trading plastic bottles. A ऑथोराइज है सेल करने के लिए स्टॉक ऑफ प्लास्टिक बॉटल। इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन देम ए शुड सेल द प्लास्टिक बॉटल एट द मिनिमम प्राइस which they have decided, and if A sell at a price less than minimum price, he should first take the permission of the B। ठीक है भाई। Due to the sudden change in the government policy, the price of plastic bottle were continuously decline हो गया।
एंड सेव लॉस के लिए ए ने सोल्ड कर दिया लोअर प्राइस के ऊपर। एक पार्टनर ने अपने पावर के बाहर जाके काम किया, तो बेसिकली तो इमरजेंसी लगना चाहिए। अभी चेक भी कर लेंगे कि आईसी क्या लगा रहा है, ठीक है। मीनवाइल ए ट्राई टू कॉन्टैक्ट बी, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो फॉरेन ट्रिप के ऊपर था। तो जब बी आया, ही फाइल ए सूट टू रिकवर द डिफरेंस ऑफ सेल एंड मिनिमम प्राइस जो भी फर्म ने डिसाइड किया था। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? बेसिकली ऐसे में इनैमिटी लेने का राइट तो होगा नहीं। इसमें वैसे इमरजेंसी वाला पावर जो है पार्टनर का वो लिखा जाना चाहिए था, और देन ये है कि मैं नहीं, फर्म ये रिकवर नहीं कर पाएगी। अब हो सकता है इसका आंसर उस बेस पे भी बना दिया हो कि भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो काम करेगा और उसके लिए इनैमिटी भी फर्म उससे नहीं लेगी, ऐसा कुछ अभी देख लेते हैं। बी का फर्स्ट कहता है टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। क्या बोला हुआ है? टर्नओवर जो है वो 1.8 करोड़ का है, पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख की है, और स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना चाह रहे हैं बच्चों को, डायरेक्ट पता लग जाएगा। टाइकून प्राइवेट लिमिटेड है जो होल्डिंग कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड की। टर्नओवर 4 करोड़ है और कैपिटल 40 करोड़ की हमारी लिमिट है। कैपिटल हो गया 4 करोड़ का, टर्नओवर 40 करोड़ का, उससे तो ये बहुत नीचे है। बट प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल कंपनी कभी भी किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है, और यहाँ पे ये है, इस वजह से इनको ये पावर्स मिलने वाले नहीं है भैया। स्मॉल कंपनी का स्टेटस आप नहीं ले पाएंगे, सीधा सीधा सा आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इन द फ्लावर फेंस प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ 5 मेंबर वहां पे हैं, इन्होंने दिया है भाई 5 मेंबर ही वहां पे हैं। सारे मेंबर्स जा रहे थे ट्रिप पे और बोट जो है वो डूब गई है, सारे मर गए हैं। हमने पढ़ा हुआ, अपने कार वाला क्वेश्चन किया हुआ है। तो क्या ये कंपनी एग्जिस्टेंस में होगी? भाई परपेचुअल सक्सेशन कहता है, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि आप एग्जिस्टेंस में रहोगे। फर्दर इट इज करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट होल्ड ओन प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट सू। नहीं, गलत है भाई, यहाँ सेपरेट लीगल एंटिटी को अपने को समझा देना चाहिए था। अभी आंसर चेक करेंगे अपन। Anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance is arrived। सही है, क्या कहते हो? बिफोर द टाइम, बिल्कुल सही है। अब इसमें आपको इफेक्ट्स बोले एंटिसिपेटरी ब्रीच के, तो अपने को पता है सेक्शन 39 यहाँ पे काम करेगा। एक बढ़िया चीज आपको यहाँ से मैं अभी दिखाने वाला हूँ, चेक कर लेते हैं अपन उस बढ़िया चीज के बारे में फटाफट से कि कौन सा बढ़िया पॉइंट इसमें अपना लगने वाला है। हाँ जी, अब यहां से आप मेरे साथ देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आंसर मैं सारे ले रहा हूं। पहला ये देखिए 13 के हिसाब से, एवरी पार्टनर हैज राइट। अब मैंने आपको कहा था थोड़ा आंसर यहाँ पे ऐसे ही चेंज कर सकता है। अब इन्होंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 13, जहां पावर्स की बात होती है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंडेमनिफाई बाय द फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लायबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। अब पार्टनर के जो राइट्स दे रखे हैं उसका है सेक्शन 13 हमारा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंडेमनिफाई बाय द फर्म, फर्म उसको इंडेमनिफाई करेगी in respect of payment made and liabilities incurred by him in the ordinary course and proper conduct of business, as well as in the performance of an act in emergency for protecting the firm from any losses. If the payment liability and act are such as prudent man would have to incur or perform its own case under similar circumstances। यही मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी है, इमरजेंसी में उसने कुछ भी काम किया है, तो उसके राइट्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ए और बी क्वेश्चन समझा दिया। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन फैक्ट सेलिंग एट लोअर प्राइस टू सेव द फर्म फ्रॉम द लॉसेस, और ये एक्ट फर्म के फेवर में था, तो इसीलिए जो है ए लॉस को बियर नहीं करेगा। प्रैक्टिकली जो दूसरा पार्टनर वहां पे आया है वो इससे अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता है, ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए। ए जो है वो बाउंड नहीं होगा, जो किया उसने फर्म के बेनिफिट के लिए किया, ये आंसर में आना चाहिए। ठीक है, तो वही अपना इमरजेंसी वाला पॉइंट लगा करके अब इसमें नया पॉइंट आपको जो दिख सकता है वो इनैमिटी वाला दिख सकता है ना। तो एवरी पार्टनर इज इंडेमनिफाई। अब ये इन्होंने यहाँ क्यों यूज किया है? अगर क्वेश्चन के हिसाब से भी बात करूं तो अपनी पॉकेट से पैसा थोड़ी दिया उसने, जो इनैमिटी की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए अपन थोड़ा सा आंसर में क्वेश्चन पूछा है बी कैन डू सो, तो आंसर तो होना चाहिए बी कैन नॉट डू सो, बिल्कुल चेंज ही कर दिया इन्होंने। बी कुड नॉट, और बी फॉरेन ट्रिप पे था, जब वो वापस आ रहा है तो डिफरेंस लेना चाह रहा है। सवाल ही नहीं होगा भाई, नहीं ले सकते, और एक ही जेब से तो कुछ पैसा गया ही नहीं है। सडन चेंज द प्राइस ऑफ प्लास्टिक बॉटल टू सेव द लॉसेस, इन्हें कम प्राइस पे बेच दिया है। तो इनैमिटी वाला पॉइंट, इमरजेंसी वाला पॉइंट बैठता है। इनैमिटी वाला पॉइंट तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सूटेबल है ही नहीं। इमरजेंसी में आपने काम किया है, इसलिए अदर पार्टनर हैव नो राइट टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम दैट पार्टनर, ये अपने को मेनली लिखना चाहिए था। स्मॉल कंपनी का पूरा डेफिनेशन समझाओ, 4 करोड़ 40 करोड़ होल्डिंग सब्सिडरी वाला, सेक्शन 8 वाला, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाला, पूरा पॉइंट बढ़िया दीजिए। क्वेश्चन समझाने के बाद में कंपनी सेक्रेटरी का जो कंटेंशन है
वो कंटेंशन क्या है कि क्या ये स्मॉल कंपनी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी भाई, क्लियर बोल दिया। देखो भले ही इससे कम है, ग्लासवेयर टर्नओवर पेड अप कैपिटल पूरी कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्मॉल कंपनी नहीं है बिकॉज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी है। और जो हमारी स्मॉल कंपनी होती है ना, वो किसी की होल्डिंग होती है ना, किसी की सब्सिडरी होती है, तो ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, देखो परपेचुअल सक्सेशन पूरा समझा दिया, प्रॉपर तरीके से एकदम ढंग से समझाइएगा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद में सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, वो भी लाइन बाद में लिख दीजिएगा। सारे मेंबर्स की डेथ भी होगी तब भी स्टिल कंटिन्यू करेगी, अपने को ध्यान में रखना है। सेकेंड पार्ट इनकरेक्ट है, तो वहां उन्होंने लिखा था कि कंपनी अपने नाम से नहीं खरीद सकती आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी जुडिशियल पर्सन है, कंपनी अपने नाम से एसेट परचेस करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सब कुछ करेगी। ये पूरा पॉइंट अपने को लिख देना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब जो नेचुरल पर्सन कर सकता है, हालांकि नेचुरल पर्सन की तरह देखो इन्होंने मस्त बात लिखी है, एज अ नेचुरल पर्सन ओथ नहीं ले सकती है, मैरिज नहीं कर सकती है, कोई प्रोफेशन नहीं कर सकती है, बट लीगल सेंस तो उसके अंदर है ही, अपने को ध्यान रखना है। सेक्शन 39 बहुत जबरदस्त बात करता है, अक्सर हम बहुत छोटा लिख करके आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा सेक्शन 39 जब भी लिखो तो एंटिसिपेटरी ब्रीच का मीनिंग समझा दिया इन्होंने सबसे पहले तो, ठीक है। और परफॉर्म अनविलिंगनेस कर देता है तो एंटिसिपेटरी है, और केस रेफरेंस भी इन्होंने फ्रॉस्ट वाला यहाँ पे दिया है। अब सेक्शन 39 क्या कहता है, व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस वाले चैप्टर की अपनी लाइन है, तो प्रोमिसी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड भी कर सकता है और ही में कंटिन्यू बाय वर्ड्स और कंडक्ट, ये भी अपन ने पढ़ा है ना, वो कंटिन्यू भी कर सकता है, तो वो दोनों पॉइंट लिखिए, वो भी 39 का पार्ट है। देन वी रिवेक्स के अंदर अपने 2 पॉइंट लिख करके आइए कि आइदर रिसाइन कर सकता है, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली इन फाइल सूट, और नहीं करना चाहे तो स्टिल ऑपरेटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पर्सन वो रख सकता है, लेकिन इस केस में रिस्क रहेगी। मेनली अगर सुपर रीडिंग में पॉसिबिलिटी आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिस्चार्ज, तो वो पूरा पॉइंट जो आपने पढ़ा है वो इसके अंदर बढ़िया तरीके से आप लेकर के आ सकते हैं। लेकिन 39 में परफॉर्मेंस वाले पॉइंट का जो पार्ट है वो भी पूरा अपने को लिखना ही पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चे लोगों, और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, आइए फटाफट देख लेते हैं। Nitesh Gupta is constructing his house. For this purpose, he entered into contract with Baba Bricks House to supply 10,000 bricks on 12th August 23. बाबा ब्रिक हाउस के पास 2 लॉरीज 5,000 ब्रिक कैपेसिटी की है। 12 अगस्त को वन ऑफ लॉरी वाज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, सो बाबा ब्रिक हाउस सप्लाइड ओनली, उन्होंने 5,000 भेज दिया, प्रॉमिस किया कि रेस्ट वो नेक्स्ट डे के ऊपर भेज देगा, ठीक है। तो रेडी तो पड़े गुड्स हमारे। Now Nitesh Gupta wants to cancel the contract as Baba Brick House did not supply the brick as per the contract. So Baba Brick House give the plea that no default has been made on his part, hence contract should not be cancelled, नहीं होना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, बताइए इसमें क्या होना चाहिए था, तो इसको क्या माने हम, डिफिकल्टीज माने कि इम्पॉसिबिलिटीज माने, उस पर हमारा ये क्वेश्चन भी जाने वाला है। Rahul transporter was entrusted with the duty of transporting tomatoes from rural farm to a city by Ashwin. हैवी रेंज की वजह से राहुल वॉज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 days, वहीं पे रुकना पड़ गया। और देन राहुल ने क्या किया, सोल्ड द टमाटोज बिलो द मार्केट रेट एट नियर बाय मार्केट प्राइस पे उसने सेल कर दिया, पेरिशेबल नेचर के गुड्स थे तो बेच दिया। कैन अश्विन जो सेलर है, जो मेन ओनर था, वो रिकवर कर सकता है लॉस राहुल से ऑन द ग्राउंड दैट राहुल एक्टेड बियॉन्ड हिज ऑथोरिटी टू टेकिंग इनटू अकाउंट। अब देखो एजेंसी के केस में भी पावर के बाहर जा सकता है, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो एजेंसी बाय नेसेसिटी भी साथ में लगाते हैं, वो बन जाती है, यहाँ पे अभी बात करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मीनिंग पूछ लिया बच्चे लोगों आपसे। मेन डेफिनेशन में तो है कि भी इट इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। एसेंशियल क्वालिटी सारी लिखिए, रिटर्न होना चाहिए, बेरर ऑर्डर हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे 3 पार्टीज होंगी, प्रॉमिसरी नोट के ऊपर 2 पार्टीज होंगी, मतलब जितने बॉन्ड्स अपने बनते हैं सब लिखने चाहिए, अभी देखेंगे। और अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछ लिया, डायरेक्ट लीगल सिस्टम के वेरियस टाइप्स ऑफ सिविल, क्रिमिनल, जुडिशियल, वो वाले जो पॉइंट है वो इसमें अपने को लिख देने चाहिए। आइए बात करते हैं हमारे आंसर पे फटाफट। तो यहां से आप लोग देखें, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले इन्होंने समझाया, 37 इन्होंने समझाया कि द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, इन्होंने दिया विद और विदाउट एक्सक्यूज। Further, the performance should be of whole obligation. Part delivery cannot be considered as a valid performance. जब भी आप परफॉर्म करें, सेक्शन 37 कहता है पूरा परफॉर्मेंस जाएगा। देखो सोगा का क्वेश्चन नहीं है, पूरा जाएगा इसमें, है ना। क्वेश्चन हमने समझा दिया है। आफ्टर टेकिंग अकाउंट द अबव प्रोविजन, उन्होंने जो प्ले किया कि भाई हमारे पास स्टक नहीं थी, कैन नॉट बी कंसिडर्ड।
परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा होल ऑब्लिगेशन का होता है भाई, पार्ट ऑब्लिगेशन का परफॉर्मेंस वैलिड नहीं होता है, इसीलिए कैन नॉट बी टेकन एज वैलिड परफॉर्मेंस लेंगे और सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है कि अपने को सेक्शन 37 के बेस पे लिखना पड़ेगा। तो 37 क्या था कि अपन ने पढ़ा हुआ है, जब आप वैलिड टेंडर करेंगे तो होल ऑब्लिगेशन का होना चाहिए, पार्ट ऑब्लिगेशन है तो बना किया जा सकता है कि अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा। अगला पॉइंट मैंने आपको कह दिया, एजेंट का अथॉरिटी, इमरजेंसी वाला केस इसके अंदर लगाइए और बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं। इमरजेंसी का छोटा सा पॉइंट है वो लिखिए, केस समझाइए और ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले की तरह किया है तो अश्विन इससे लॉस रिकवर नहीं कर पाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग इट इज अ पीस ऑफ पेपर वगैरह पूरा समझाइए। डेफिनेशन मेन रहेगी बच्चे लोगों, 3 काइंड्स जो इसमें आपको दिए, प्रमोशनरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। क्वालिटीज, अब ये क्वेश्चन आप स्टडी मैट से भी कर सकते हैं, वहां पे भी एग्जैक्ट पॉइंट दे रखे हैं तो डायरेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। पॉइंट वही है, रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, होल्डर का टाइटल डिफेक्ट से फ्री रहेगा जो अपन ने पढ़ा था होल्डर एंड ड्यू कोर्स, और ये आगे से आगे नेगोशिएट हो सकता है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है पे करने का, और प्रॉमिस वाले पॉइंट के अंदर क्या होता है, प्रॉमिस टू पे होता है, आपने को पता ही है ये। अच्छा, सम इसके अंदर जो है वो सर्टेन होना चाहिए, पेई वगैरह सर्टेन होने चाहिए और ओनली मनी के अंदर बनना चाहिए, डिलीवरिंग होना बहुत जरूरी है, तो वो सारे पॉइंट्स अपने को लिख देने चाहिए। लीगल सिस्टम, क्रिमिनल लॉ, जितने भी पॉइंट्स हैं वो लिखिए, सिविल लॉ, कॉमन लॉ आपको जो मैंने कहा था, और जस्टिस के ऊपर जो रूल हमारे काम करते हैं वो सारे यहाँ पे काम आएंगे, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से क्लियर मैटर है। तो डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आप लोग को ये याद करके जाना पड़ेगा। 4 लॉज हम लोगों ने पढ़े हुए हैं वो आपको एज इट इज लिख देने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th पे। A agrees to sell certain goods to be on a certain date on 10th day credit, 10 दिन की क्रेडिट पे बेचा है, 10 डेज का टाइमिंग एक्सपायर हो गया है, स्टिल गुड्स ए के पोजीशन में ही हमको दिख रहे हैं, ठीक है, और बी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया और उधर भी इंसॉल्वेंट भी हो गया है। बिल्कुल राइट ऑफ लियन को यूज कर सकते हैं, तो राइट ऑफ लियन पूरा आप लोगों को समझा देना है बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इजीली आप लोग कर सकते थे। AB sold 500 bag of wheat to CD, each bag contain 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम सब में दे रखा है ऑफ व्हीट। AB सेंड 450 बैग रोड ट्रांसपोर्ट से भेजा है, बराबर से, और हिमसेल्फ और CD हिमसेल्फ जो है अपने साथ में 50 बैग लेकर के चला गया, मतलब टोटल 500 में से 50 बैग तो लेके चला गया और 450 अपन ने ट्रांसपोर्ट से भेजे हैं। CD रिसीव करता बाकी के 450 को रोड ट्रांसपोर्ट से, वो बैंकरप्ट हो गया है और अभी तक AB को पैसा नहीं मिला है तो वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना चाह रहा है। इधर ऑफिशियल रिसीवर जो है वो भी बैग की क्लेम कर रहा है, तो आपको राइट्स बताने, मैंने हमेशा आपको क्लास में बोला है, हमारे राइट्स के सामने कोई भी आ जाए भाई, हमारे राइट्स पे कोई असर नहीं होगा, भले ही ऑफिशियल रिसीवर आ जाए, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम यूज कर सकते हैं। पार्ट डिलीवरी हुई है, रिमेनिंग पार्ट यूज हो सकती है। कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवॉक, डायरेक्ट पॉइंट बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट का, किसी पर्सन ने पार्टनर्स लोगों को गारंटी दिया है किसी ट्रांजेक्शन के लिए थर्ड पार्टी को, और अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज होता है, नया पार्टनर आया गया, बिजनेस चेंज किया और आपने गारंटर की कंसेंट नहीं ली, फ्यूचर के लिए वो फ्री हो जाएगा, तो एस्टैब्लिश हो गया उसके लिए नहीं, फ्यूचर के लिए फ्री। गुडविल का डायरेक्ट मीनिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सीधा मीनिंग आपको दे रखा है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। 5 सर्कमस्टांसेस बतानी है जहां कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना होता, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन, रेमिशन वाला जो हमारा पॉइंट है वो पूरा का पूरा आंसर में चला जाएगा, ये यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। आइए फटाफट से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कहता है इस क्वेश्चन का, कहां गया भाई, आ जाओ फटाफट से। ये देखिए, सबसे पहले बच्चे लोगों को राइट ऑफ लियन बढ़िया समझा दो, मीनिंग समझा दो। गुड्स बिना क्रेडिट के बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया है। इन दिस केस राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स कर सकते हैं बिकॉज द बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, प्राइस भी बाकी है तो अपन कर सकते हैं। ट्रांजिट वाला पॉइंट भी बच्चों पहले थ्योरेटिकल पार्ट पूरा समझा दीजिए सेक्शन 50 के हिसाब से, वो जो 4 कंडीशंस आपको दे रखी है, प्राइस पे नहीं हुआ है, गुड्स रास्ते में है, पार्टेड हो गए हैं और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस इंसॉल्वेंट हो गया, 450 बैग अभी ट्रांजिट के अंदर है, तो बिल्कुल ट्रांजिट वालों को अपन रोक सकते हैं। एंड द ऑफिशियल रिसीवर कैन नॉट क्लेम द बैग, हमारा राइट हमेशा सुपीरियर रहेगा उसके ऊपर, ही अपने को ध्यान में रखना है। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 38 डायरेक्ट दे रखा है। गुडविल भी डायरेक्ट पॉइंट है बच्चों, सीधा सीधा सा आप लोग लिख सकते हैं बहुत आराम से, डायरेक्ट थ्योरी का पॉइंट है। 5 सर्कमस्टांसेस या म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, नोवेशन, डेसेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन आपको मैंने बताया हुआ है। हालांकि स्टडी मैट में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और देके रखे हैं आपको, वो भी इसी के साथ थे, अपने नोट्स में अपने दिए हैं।
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब रिसाइन हम करेंगे तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे तो बोथ द पार्टीज हैव टू रिटर्न देयर बेनिफिट्स, वो भी इसमें बोला हुआ है। और एक पॉइंट और दिया, इफ एनी प्रोमिसरी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिसर, अगर आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा और केस भी करेगा। तो सेक्शन 67, 64 और 67 वाला पॉइंट भी इसी का पार्ट है ना। तो एग्जाम पर्पज से ध्यान रखिएगा, जो पूरा पार्ट वहां मैंने दे रखा हुआ है वो इसी का पार्ट है सारा का सारा। जो एक्स्ट्रा पॉइंट अपन ने 64, 65, 67 किए थे तो वो भी आपको इसके अंदर लिख देना चाहिए। तो यहां आकर के हमारा ये एक क्वेश्चन और जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बहुत फटाफट से। अब अगला पॉइंट हमारे पास लास्ट कहता है, पीयूष ने कुछ गुड्स परचेस किए हैं और 14 जून को एक चेक दिया है। सुमित ने चेक को प्रेजेंट किया बैंक को और बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया 19 जून को कि चेक जो है वो रिटर्न हो गया है क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं है। अब 138 में राइट्स पूछे बच्चे लोगों, 138 2 साल का जेल, डबल अमाउंट तक का पेनल्टी, लेकिन 3 महीने में चेक को प्रेजेंट कर देना चाहिए। पेमेंट जब नहीं आ रहा है, बैंक जब इन्फॉर्म कर रहा है वहां से 1 महीने में आप सामने वाली पार्टी को बताइए 30 दिन के अंदर, और इन्फॉर्म करने से 15 डेज का पेमेंट का टाइम दीजिए। नहीं आता है तो 16वें दिन से 1 महीने के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हैं। पूरा 138 मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। एसेंशियल बताना है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का डायरेक्ट पॉइंट है, बेलमेंट की एसेंशियल्स लिखनी है। अभी अपन देख भी लेंगे, स्टडी मैट में भी दे रखी है, नोट्स में भी हमने पढ़ी है। और लास्ट में हमसे पूछा है अनसर्टेन गुड्स का एप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट। अरे भाई ये तो डायरेक्ट पॉइंट हो गया, एकदम सीधा सीधा थ्योरी के पार्ट है तीनों की तीनों। देखो 138 पूरा जो मैंने आपको समझाया पूरा, देखो 3 मंथ्स में आपको चेक को प्रेजेंट भी कर देना चाहिए। नहीं पेमेंट हो तो नोटिस दोगे 30 दिन के अंदर अंदर, और 15 दिन में अगर सामने वाले ने 15 डेज में पेमेंट नहीं किया तो सूट फाइल करने वाला पॉइंट बच्चों हमको लिख देना है। तो सेम इसमें अपने को करना है। सुमित शुड हैव टू मेक अ डिमांड पेमेंट। अब डेट्स डालनी है, डेट्स ध्यान रखिएगा, आपको डेट्स दे रखी थी तो उसके हिसाब से 18 जुलाई तक आपको सामने वाले को नोटिस देना है, 15 दिन पेमेंट का टाइमिंग देना है। बेलमेंट के पॉइंट, गुड्स का डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइप है। बेलमेंट में गुड्स देते इस पर्पज से हैं कि हमारे पास में वापस आएंगे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, ओनरशिप तो ट्रांसफर के पास ही रहेगी। और प्रॉपर्टी इसमें गुड्स हमेशा मूवेबल होने चाहिए, इमूवेबल नहीं होता है बच्चों। डायरेक्ट पॉइंट है, आराम से आप लिख सकते हैं। अनसर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है आपको बताया हुआ है। गुड्स क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। अब एप्रोप्रिएशन सेलर बायर में से कोई भी कर सकता है एक दूसरे की कंसेंट से, कंसेंट पहले और बाद में ले सकते हैं, एक्सप्रेस एम्प्लॉयड हो सकता है। और जैसे ही आपने ट्रांसपोर्ट में गुड्स रखे, हम प्रेजम्पशन ले लेते हैं कि हाँ भाई गुड्स हमने डिलीवरी के लिए दे दिए, एप्रोप्रिएशन कर दिया है। पूरा पॉइंट आपने और मैंने पढ़ा हुआ है। तो बहुत फास्टली मैंने आप लोगों को ये सारा पूरा जो कंसेप्ट था एमटीपी का वो बता दिया है कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, कैसे कैसे आंसर आपको ड्राफ्ट करने हैं। तो फटाफट से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ढंग से कर लीजिएगा। MTP2 और RTP के वीडियोस के साथ जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बच्चे लोगों तैयारी में लगे रहिए।